दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। राजस्थान के भरतपुर में गरजते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी अब तेलंगाना और राजस्थान पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में आज यानी शनिवार को पीएम राजस्थान में है। राजस्थान के भरतपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अब से ठीक 1 हफ्ते बाद राजस्थान में वोटिंग होने वाली है। हर तरफ एक ही गूंज, जन जन की यही पुकार, भाजपा सरकार। यहाँ कुछ लोग खुद को जादूगर कहते हैं। अब राजस्थान की जनता उनसे कह रही है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाला हुआ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए सीएम फेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती बेहद एक्टिव नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी बसपा प्रमुख मायावती दूसरे राज्यों में भी मजबूत पकड़ बनाने में जुटी हुई हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी मायावती काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश में मायावती ने कई रैलियां की हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए वहां उम्मीदवार उतार रखे हैं, जिनके समर्थन में मायावती जनसभा भी करने जा रही हैं। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की तरफ से सभी राज्यों में मायावती के प्रोग्राम को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर मायावती यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी जनाधार बढ़ाना चाहती हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के बाद मायावती अपने संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने में जुटी हुई थी, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनाव में खुद मायावती चुनावी मैदान में उतर गई हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में वोटिंग ट्रेंड से कांटे की टक्कर के आसार नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 1% के अंतर के बीच में ही पूरा वोटिंग ट्रेंड यहां पर फंसा रहा। 1% भी पूरा इजाफा मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव के मुकाबले नहीं हो पाया है। बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इस बार जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो 76.24% तो है, लेकिन पिछले चुनाव में यही वोटिंग जो परसेंटेज था वो 75.63 था। यानी जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जो टक्कर है वो कांटे की नज़र आती है। तो इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज वो बताता है कि कहीं ना कहीं ये मुकाबला है बेहद कड़ा है। और दिलचस्प है कि अभी जो इसके नतीजे आएंगे वो 3 तारीख को आएंगे, लेकिन तब तक जो तमाम प्रत्याशी हैं, करीब 2500 प्रत्याशी हैं, जिनमें हाई प्रोफाइल सीटों के प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत अभी ईवीएम में कैद हो चुकी है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से छाया आरक्षण का मुद्दा अब नई दिशा ले चुका है। समीकरण कुछ इस तरीके से हो चुके हैं कि अब ये मुद्दा मराठा बनाम ओबीसी हो चुका है। मराठा अपने लिए ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो वहीं ओबीसी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि उनके आरक्षण में किसी भी तरीके का बदलाव उन्हें स्वीकार नहीं होगा। जालना के अंबड़ तालुका में शुक्रवार के दिन ओबीसी समाज ने महासभा का आयोजन किया, जिसमें न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया गया बल्कि चेतावनी भी दी गई। इस दौरान मंच से ओबीसी नेताओं ने मराठा आंदोलन पर खूब निशाना साधा। आक्रामक तेवर दिखाते हुए कई सवाल किए और संदेशा दिया कि जब तक हमारी जान में जान है तब तक ओबीसी आरक्षण को धक्का नहीं लगने देंगे। ओबीसी आरक्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव ओबीसी नेताओं को मंजूर नहीं है। मनोज जरंगे पाटिल इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर है और वो कह रहे हैं कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा वो शांत नहीं बैठेंगे और लोगों के बीच में आरक्षण को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। मराठा ओबीसी के कोटे में आरक्षण चाह रहे हैं, तो वहीं ओबीसी नेताओं ने साफ चेतावनी दे दी है कि उनके कोटे में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे गुट के 3 प्रमुख नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे भी शामिल है। मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया है। आदित्य के अलावा सुशील शिंदे और सचिन अहिर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आदित्य ठाकरे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार देर रात इस ब्रिज पर पहुंचे थे और गैर कानूनी तरीके से इस ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। पुल को खोलने के पीछे जनता की पीड़ा का हवाला दिया गया। आदित्य का कहना था कि ब्रिज पूरी तरीके से बनकर तैयार है, लेकिन उसके उद्घाटन के लिए पिछले कई दिनों से वीआईपी का इंतजार किया जा रहा था। बीएमसी का कहना है कि ब्रिज पूरी तरीके से तैयार नहीं था और दोबारा इसे शुक्रवार को बंद कर दिया गया। एफआईआर आईपीसी की धारा 143, 149, 326 और 447 के तहत दर्ज की गई है। इस एफआईआर के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। ये ब्रिज साउथ मुंबई के कई इलाकों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साल 2018 में आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया और तभी से इस पर काम चल रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।
आज छठ व्रत का दूसरा दिन यानी खरना है और आज जो व्रती होती हैं गंगा में स्नान करती हैं और यहाँ स्नान करने के बाद जो गंगा जल लेके घर जाएंगी और इसी से जो छठ का प्रसाद तैयार होगा। आज शाम में जब सूर्यास्त के समय में पूजा होगी और उसके बाद जो खीर पूरी बनता है, गुड़ का खीर बनेगा, पूरी बनेगा, रोटी बनेगा, कहीं कहीं पूरी बनती है और इसके अलावा इसके बाद जो आज प्रसाद ग्रहण करने के बाद कल का पूरा दिन जो है निर्जला होता है। उसके बाद पारण के दिन ये फिर प्रसाद ग्रहण करेंगी और पारण के साथ इनका व्रत संपन्न होगा। लेकिन मान्यता है कि गंगा नदी के किनारे छठ व्रत करने का अपना अलग महत्व है और यही वजह है कि देखिए इस वक्त गंगा किनारे हैं और यहाँ पर किस तरीके से भारी भीड़ होती है। जो व्रती है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर छठ व्रत का जो प्रसाद तैयार करने के लिए जो गंगा जल है वो लेके यहाँ से जाएंगी और घर में जाकर इसका प्रसाद तैयार करेंगी। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और हावड़ा में इस समय छठ पूजा मिनी बिहार के रूप में देखा जाता है। देखिए किस तरह से गंगा घाटों की पूरी सफाई हो चुकी है, जिस तरह से यहाँ पे हावड़ा पुलिस के तरफ से, हावड़ा सीपी के तरफ से सभी घाटों पे निर्देश दिया जा रहा है कि सभी घाटों पे बांस लगाया जाए और साथ ही साथ घाटों में जिस तरह से सीसीटीवी की व्यवस्था किया जाए और अनाउंसमेंट स्पीकर की भी व्यवस्था किया गया है। तो कह सकते हैं कि हावड़ा पुलिस के द्वारा, हावड़ा जो यहाँ पे पुलिस कमिश्नर है लगातार घाटों का दौरा कर रहे हैं और सभी घाटों की निगरानी कर रहे हैं। और इस समय हम मौजूद है हावड़ा का सबसे बड़ा जो घाट है नवयुवक दल के द्वारा, यहाँ पे हरदत्तरा चमड़िया रोड की तरफ से यहाँ पे घाटों पे व्यवस्था कराया जाता है। जो छठ व्रती माताएं बहनें हैं उन्हें खाने पीने की चीजों से लेकर पूजा की सामग्री तक दिया जाता है और कह सकते हैं कि नवयुवक दल के द्वारा इस बार विशेष तरह की व्यवस्था किया गया है और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, सभी व्यवस्थाओं से लैस यहाँ पे नवयुवक दल के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे घाटों पे रहेंगे और हर किसी की निगरानी भी रखेंगे। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, हावड़ा। छठ पूजा को लेकर प्रशासन ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। मुंबई में छठ पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। मैं इस वक्त मुंबई के जुहू चौपाटी बीच पर हूं और यहाँ पर बड़ी धूमधाम से छठ पूजा जो है वो मनाई जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जुहू बीच पर छठ पूजा को लेकर जो तैयारी है लगभग अंतिम चरण में है। कल यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इकट्ठा होंगे और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। इसके बाद सोमवार के सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। अगर बीएमसी की बात कर लें तो बीएमसी ने भी अपनी तरफ से जो है छठ पूजा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। लगभग पूरे मुंबई की बात कर लें तो 82 जगहों पर कृत्रिम तालाब का जो है निर्माण किया गया है। इसके अलावा जो बीच इलाके पे जो श्रद्धालु छठ पूजा में शामिल होने के लिए आएंगे उनके लिए कपड़े बदलने की व्यवस्था, इसके अलावा शौचालय की भी व्यवस्था बीएमसी की ओर से की गई है। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बुद्दल के बहरो टॉप इलाके में बीते कल आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है और जो आतंकी मारा गया है उससे भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इस इलाके में अभी भी सुरक्षा बलों का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि इन बुद्दल के घने जंगलों में बहरो टॉप के इलाके में 1 से 2 आतंकी और हो सकता है जो जंगल में बने हाइडआउट्स में छिपे हुए हैं। सीमा पार से पाकिस्तान लगातार ऐसी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा संख्या में आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए घुसपैठ करवाई जा सके, लेकिन हमारे बीएसएफ के जवान हो या भारतीय सेना के जवान हो बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और इन्हीं बहादुर जवानों के होते हुए दुश्मन अभी तक अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले का साइड इफेक्ट अहमदाबाद में होटल के किराए आसमान पर तो हवाई यात्राएं हुई कई गुना महंगी। वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल मैच का काउंटडाउन शुरू होते ही अहमदाबाद में होटल इंडस्ट्री में जबरदस्त बूम देखने को मिल रहा है। एक सूचना के मुताबिक करीबन 50,000 से भी ज्यादा लोग गुजरात के बाहर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देखने के लिए आएंगे। ऐसे में शहर के तमाम होटल लगभग हाउसफुल हो चुके हैं और उन्होंने अपने एक कमरे का किराया भी सामान्य दिनों के किराए से 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं कई 5 स्टार होटल 2 लाख रुपए के पैकेज के साथ मैच की टिकट, होटल में रहना, एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप और स्टेडियम तक पिकअप ड्रॉप के साथ लंच और डिनर जैसी तमाम सुविधाएं भी ऑफर कर रहे हैं। वहीं फाइनल मुकाबले को देखने के लिए
अहमदाबाद तक रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने मुंबई से अहमदाबाद के लिए 3 स्पेशल ट्रेन भी चलाने की योजना बनाई है। सबसे बड़ी दिक्कत हवाई यात्रियों को हो रही है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, भोपाल, इंदौर जैसे तमाम बड़े शहरों से अहमदाबाद आने वाले हवाई यात्रियों को अब सामान्य दिनों में लगने वाले किराए से कई गुना ज्यादा किराया चुकाना पड़ रहा है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। रविवार के दिन गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत की भिड़ंत 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया से होगी। भारत तीसरी बार विश्व कप की ट्रॉफी जीते, इसको लेकर दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। दक्षिण मुंबई के सीपी टैंक रोड इलाके में स्थित माधव बाग मंदिर के कंपाउंड में कुछ लोगों ने हवन यज्ञ करके जो है टीम इंडिया के लिए जीत की दुआ जो है वो मांगी है। आपको बता दें, रविवार के दिन भी विश्व कप के फाइनल मुकाबले के लिए मुंबई के कई ऐसे जगह हैं जहां पर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर मैच देखने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। इसके अलावा जो क्रिकेट फैंस मुंबई से अहमदाबाद जा रहे हैं मैच देखने के लिए, फाइनल का मुकाबला देखने के लिए, उनके लिए रेलवे ने विशेष तैयारी की है। मुंबई से शनिवार के दिन 3 विशेष ट्रेन जो है अहमदाबाद के लिए छोड़ी जा रही है। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास रचने से महज एक कदम दूर है। ऐसे में कल का मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए भी। ऐसे में दुआओं प्रार्थनाओं का दौर जारी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खुद मोटेरा स्टेडियम में मौजूद रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री के साथ। और आपको बता दें कि कल का मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे में यह फाइनल खास होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्श मैच देखने के लिए खुद कल भारत में मौजूद रहेंगे। वहीं वायुसेना ने एयर शो के लिए भी पूरा अभ्यास कर लिया है। कल जब ओपनिंग होगी मैच की तो वायुसेना के द्वारा दोनों टीमों को का हौसला बुलंद किया जाएगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर अब सरकार सख्त है। योगी सरकार ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और बहुत जल्द उन तमाम कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन प्लान तैयार किया जा सकता है, जिसको लेकर लगातार सरकार सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर जल्द प्रतिबंध लग सकता है। बताया जा रहा है कि इस मामले पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को धंधा बनाकर चलाने वाली उन कंपनियों पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई है जो तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु समेत कई शाकाहारी उत्पादों को भी हलाल प्रमाण पत्र दे रही हैं। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली 9 कंपनियों पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ साथ ये भी तैयार किया गया है कि योगी सरकार की तरफ से मंसूदा कि आने वाले दिनों में जो लोग भी इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं उन पर सख्त कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। खाद्य व सौंदर्य उत्पाद पर जब हलाल सर्टिफिकेशन लिखा जाता है तो उसका अर्थ होता है वो उत्पाद मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल योग्य हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं डाला गया है जो उनके मजहब से हिसाब से हराम है। सरकार ने साफ तौर पे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी इस प्रकार की काला धंधा कर रहे हैं या लोगों को झूठ बता रहे हैं उन पर सख्त कदम उठाकर एफआईआर दर्ज की जाए। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए इस बार 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन चुनाव आयोग की एक खास पहल के बाद अभी से होम वोटिंग शुरू हो गई है। राजस्थान के करीब 62,900 से ज्यादा मतदाताओं से वोट डलवाए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि या तो 80 साल से अधिक आम आयु के बुजुर्ग हैं या फिर 40% से ज्यादा दिव्यांग। घर घर जाकर चुनाव विभाग के अधिकारी इन लोगों से वोट डलवा रहे हैं। खास बात यह है कि बुजुर्ग और दिव्यांग इनका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन कई जगह मतदान कर्मियों द्वारा निष्पक्ष मतदान नहीं कराए जाने की शिकायत भी आई है, जिसे लेकर अब चुनाव आयोग भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। क्योंकि आरोप कुछ इस तरह से हैं कि मतदान कर्मी इन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के वोट को अपनी मर्जी से ही किसी प्रत्याशी के समर्थन में डलवा रहे हैं। अब यही देखना होगा कि यदि इसी तरह चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर ही इस तरह का आरोप लगने लगा तो 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग में किस तरह की धांधलियों की शिकायत और सामने आएगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 6 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें नहीं रेस्क्यू कराया जा सका। हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया से टनल एक्सपर्ट को भी बुलाया जा रहा है, जो दूसरी मशीन आगर मशीन से भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया है। इसके साथ ही टनल में पाइपलाइन बिछाने का काम भी रुक गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी आगर मशीन बेरिंग खराब हो गई है, जिसके कारण मशीन पाइप
पुश नहीं कर पा रही है। टनल के अंदर अब तक करीब 30 मीटर की खुदाई की गई है और सुरंग में 5 पाइप ड्रिल करके के बाद डाले जा चुके हैं। अब इंदौर से तीसरी मशीन मंगाई जा रही है। हालांकि टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों ही मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं लगातार जो मजदूर हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मजदूरों के जो अंदर फंसे हुए हैं उनके परिजनों से उनकी लगातार बात भी कराई जा रही है। कैमरामैन अमित राय के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां उपराज्यपाल को पत्र लिखकर साफ तौर पे चीफ सेक्रेटरी को हटाने की दरखास्त करी है, उन्होंने कहा कि अस्पताल घोटाले पर जांच की जाए और चीफ सेक्रेटरी को हटाया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े अस्पताल घोटाले की जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दी है। इसके साथ मुख्य सचिव को तुरंत पद से और सस्पेंड करने की मांग की गई है। दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए बिना टेंडर जारी किए AI सॉफ्टवेयर के लिए काम दिलवाया। मंत्री ने शुक्रवार को इसकी पूरक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी थी और मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को रिपोर्ट भेजकर साफ तौर पे मुख्य सचिव पर एक्शन लेने की बात की है। दिल्ली में लगातार चल रहे हालात को देखते हुए जहां एक तरफ मुख्य सचिव तो वहीं दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री इस बात पर जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं कि जो भी घोटाला हुआ गया है या फिर अब तक जो घोटाले की रिपोर्ट सामने आई है उस पर मुख्य सचिव पर एक्शन होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए खुद मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को इस बात की दरखास्त की है। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। रेप पार्टी में स्नेक बाइट और वेनम तस्करी के मामले में राहुल यादव के साथ साथ अब फाजल पुरिया की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। नोएडा पुलिस ने पकड़े गए राहुल यादव को एक दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया था, जिसकी निशानदेही पर गुरुग्राम के फाजलपुर गांव से 2 ब्लैक कोबरा और बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये ब्लैक कोबरा उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों से इन कोबरों को लेकर के वहाँ फाजलपुर गांव में वेयर हाउस में रखा जाता था और यहीं से इनको पार्टियों में भेजा जाता था। हालांकि राहुल यादव ने एल्विस और फाजलपुरिया के नाम पर अभी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन पुलिस को एक बात कन्फर्म हो गई है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा गेम है और इस जहर की जड़ें बहुत अंदर तक फैली हुई है। कैमरा पर्सन रफीक अहमद के साथ में मोहम्मद यूसुफ, नोएडा, न्यूज़ 24। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट शीतकालीन हेतु बंद कर दिए गए हैं। इसी क्रम में 14 नवंबर को गंगोत्री के कपाट शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए थे, जबकि 15 नवंबर को बाबा केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट भी बंद कर दिए गए। वहीं आज यानी कि 18 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी लगभग 2:30 बजे बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि श्री बद्रीनाथ धाम कपाट बंद होने की प्रक्रिया में आज श्री बद्रीनाथ मंदिर नियत समय यानी कि प्रातः 4 बजे खुल गया था, जिसके बाद महाभिषेक पूजा पाठ और 11 बजे राज भोग लगाया गया। वहीं 1 बजे सायंकालीन आरती की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जबकि रावल द्वारा अपराह्न 2 बजे लक्ष्मी के गर्भगृह में भगवान को विराजमान किया गया। तत्पश्चात 2:30 बजे कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बहरहाल इस सीजन में यात्रा चरम पर रही और करोड़ों लोगों ने भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के धर्म स्थलों पर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। अमित रतूड़ी, न्यूज़ 24, ऋषिकेश। कश्मीर घाटी में मिलिटेंसी पर दोहरी मार लगातार जारी है। एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना द्वारा कश्मीर घाटी में पिछले 5 महीनों के भीतर विभिन्न अलग अलग 17 मुठभेड़ों के दौरान 42 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें से अधिकतर जो मिलिटेंट की तादाद है वो फॉरेन पाकिस्तानी मिलिटेंट है। वो जो है अधिकतर 9 जो घुसपैठ की कोशिशें हैं उत्तरी कश्मीर के बारामूला, कुपवारा और हंदवारा जैसे इलाकों में यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर घुसपैठ करते हुए मारे गए। इसमें जो है 27 पाकिस्तानी फॉरेन मिलिटेंट है और इसके अलावा स्थानीय जो मिलिटेंट कश्मीर घाटी के अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ के दौरान मारे गए। कश्मीर घाटी में जो अमन का माहौल पिछले कुछ वर्षों से लौट आया है, ये लगातार बरकरार रहे और मिलिटेंटों द्वारा इस माहौल को खराब करने की हर कोशिश को यहाँ पर नाकाम किया जा सके। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। वर्ल्ड कप क्रिकेट के फिनाले का काउंटडाउन शुरू। विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी से लेकर जीत के जश्न तक की तैयारियां जोरों पर।
जीत के सबसे बड़े हॉट फेवरेट मानी जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ने के लिए जहां स्टेडियम के नेट पर जमकर पसीना बहा रही है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम भी नेट प्रैक्टिस कर सबसे बड़े मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस का उत्साह भी कई गुना बढ़ चुका है। क्रिकेट में टिकटों की कालाबाजारी की खबरें भी हैं। सूत्रों के मुताबिक 2000 से 3000 की टिकट 25 से 30,000 के ब्लैक हो रही है। फाइनल मुकाबले के लिए स्टेडियम के भीतर और बाहर तैयारियां जोरों पर है। 5000 से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी स्टेडियम के अंदर और बाहर अपनी पैनी निगाह रखेंगे। वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट भी 100 से भी ज्यादा वीआईपी मेहमानों के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मैच के दिन आने वाले 60 से भी ज्यादा प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन को लेकर अहमदाबाद के अलावा वडोदरा, राजकोट, मेहसाणा और आसपास के एयरपोर्ट पर भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के होशियारपुर में विकास क्रांति रैली को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 850 से करोड़ अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। सीएम मान ने अकाली पर भी हमला करते हुए कहा कि बादलों ने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई होटल नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि पंजाब का पानी तक वो बेच गए। ये किस मुंह से बोल रहे हैं कि पंजाब सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है। मान ने कहा कि पंजाब के लोग इस बार लोकसभा में 13 की 13 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं। यहाँ तक कि चंडीगढ़ की जो सीट है वो भी आम आदमी पार्टी जीत रही है। इस रैली को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि होशियारपुर लोकसभा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। यह पहली बार हो रहा है कि किसी सरकार ने होशियारपुर को 850 करोड़ रुपए की योजना दी हो। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा, अकाली, कांग्रेस के नेता जितने भी हैं, जीतने के बाद कोई भी घूमकर होशियारपुर को नहीं देख। होशियारपुर से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।